Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, ladies and gentlemen. This is Dr. Shiraz Raza. I'm a consultant cosmetic and plastic surgeon based in Lahore, mainly in IMC Hospital, DHA Phase 5. One of the few topics that I would want to talk in details is face in general and how it ages. There are two kinds of things that we can discuss about a face. Natural features of the face, sometimes we have to refine them and we have to get an aesthetically more pleasing face for younger audience as well. And then there is aging of the face. So let's talk about the aging face first. Okay, what exactly is aging? हम बहुत ज़्यादा डरते हैं aging से, I guess. हालांकि aging is a beautiful process. Not everybody gets to live that long. Not everybody gets to live long enough to grow old for their children, grandchildren, everybody. And एक जनरल आइडिया ये है कि जब हम ओल्ड होने लगते हैं तो स्किन सैग कर जाती है और लाइंस डीप हो जाती है और हम उन लाइंस के पीछे ही भागते रह जाते हैं एंड समटाइम्स इतना ज़्यादा भागते हैं कि उन लाइंस को ख़त्म करने के लिए हम अपने फेशियल फीचर्स को टोटली डिस्ट्रॉय कर लेते हैं. बहुत ज़्यादा आर्टिफिशियल लगने लगता है, वॉल्यूम ज़्यादा हो जाता है. सो बेसिकली एजिंग क्या है? एजिंग एक सिंपल वर्ड्स में, एक सिंपल एक्सप्लेनेशन में एक ऐसा प्रोसेस है कि जब एज बढ़ने के साथ साथ हमारे सेल्स एट ऑल टाइम्स बढ़ते रहते हैं. दे डाई एंड न्यू सेल्स अराइज. बट एजिंग के साथ साथ प्रोसेस ऐसा होता है कि जो सेल्स बन रहे होते हैं दे आर फार लेस दैन द सेल्स व्हिच आर डाइंग. सो दिस इज एन एक्चुअल प्रोसेस ऑफ aging which occurs at all levels, molecular levels, brain, neurological levels, skin levels, heart, every muscle, everything ages in the same way. तो फेस की एजिंग कैसे होती है? फेस की एजिंग, हमारा फेस जो है that comprises of what structures? Bone, skin, and in between there is fat and muscles. This is the basic composition of the face. तो how is it possible कि सिर्फ और सिर्फ स्किन एज करे और बाकी चीजें एज नहीं करें? So science क्या कहती है? What does the science say about it? What is the research and investigations show about it? The investigations show कि जो हम collagen की बात करते हैं और करते आ रहे हैं for a long period of time, that does play a role in aging, but that is not the prime factor. Basically, bone जो है उसकी resorption, especially in women after menopause, after hormonal changes, bone अपना वॉल्यूम कम करने लग जाती है. एंड बिकॉज बोन अपना वॉल्यूम कम कर देती है तो सांचा जब छोटा हो जाता है तो एवरीथिंग एल्स सैग्स डाउन. उसमें कोलेजन का रोल बहुत बाद में आता है. उसके बाद बिकॉज हमारे मसल्स बोन पे लगे हुए हैं, वो सारे मसल्स जो हमारे फेस को एक्सप्रेशन देने में हेल्प करते हैं, वो मसल्स जो हैं वो वीक हो जाते हैं. एंड बिकॉज वो मसल्स वीक हो जाते हैं तो वो अपना एक्सप्रेशन देने के लिए ज़रा ज़्यादा लिफ्ट और ज़्यादा जोर लगाने लगते हैं, तो लाइंस बनना शुरू हो जाती हैं. एंड फाइनली स्किन की क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं रहती, स्किन उतनी थिक नहीं रहती कि वो नीचे वाली सब चीज़ों को मास्क कर ले और वो थोड़ा सा सैगी और रिंकली होना शुरू हो जाती है, सैगिंग होना शुरू हो जाती है, फोल्ड्स बनना शुरू हो जाती हैं. सो व्हाट आई डू, आई यूजुअली डिवाइड द एजिंग ऑफ फेस इन 3 पार्ट्स. Number 1, forehead. Forehead हमारा hair line से start होता है. It includes the forehead, eyebrows, हमारी eyelids and eyelashes. यानी upper eyelid के ऊपर area को that we call forehead. Then middle face. Middle face is between the lower eyelids and upper lip. And then finally lower lip all the way to the neck is the lower face. ये सब चीज़ें एक दूसरे से independent age करती हैं because anatomy wise अल्लाह मियाँ ने इन सब structures के बीच में एक ऐसी दीवारें बनाई हैं, ऐसी retaining ligaments बनाई हैं कि ये एक दूसरे के ऊपर overlap नहीं करती हैं. And that is why इनकी sagginess अलग होती है. So what does happen in the forehead? Forehead में aging signs क्या आते हैं? Bone resorb होना शुरू हो जाती है, छोटे छोटे गड्ढे बनना शुरू हो जाते हैं on the forehead. एंड मसल्स जो है वो रिलैक्स हो जाते हैं फोरहेड वाले जिन्होंने आईब्राउ को पुल करके रखना होता है. एंड सो यू स्टार्ट हैविंग द रिंकल्स ऑन द फोरहेड. और हम उन रिंकल से इतना डर जाते हैं कि हम उनको बोटॉक्स कर देते हैं और वो मसल रिलैक्स हो जाता है और आईब्राउज नीचे आना शुरू हो जाती हैं. उसके बाद हमारी ब्राउज फ्लैट होना शुरू हो जाती हैं, आईब्राउज स्टार्ट गेटिंग फ्लैटर. हमारी स्किन अपर आईलिड की इट स्टार्ट्स ड्रूपिंग डाउन, जिसे हम वेबिंग कहते हैं, हुडिंग कहते हैं या टायर्ड आइज कहते हैं. एंड द नेक्स्ट थिंग दैट हैपेंस इज कि हमारे जो टेम्पल्स हैं वो वीक होना लग जाते हैं, अंदर जाने लग जाते हैं, वॉल्यूम कम होने लग जाता है.
सो इट्स ऑल अबाउट वॉल्यूम, कि वॉल्यूम कम हो रहा है, ज़्यादा हो रहा है, सफिशेंट है, और उसकी वजह से मसल्स का क्या इफेक्ट आ रहा है। मिड फेस में क्या चेंजेस आती हैं? मिड फेस में हमारी सबसे पहली चेंज आती है, रिम ऑफ द ऑर्बिट जो है वो हमारा वीक होने लग जाता है। जब रिम ऑफ द ऑर्बिट वीक होने लग जाता है तो फिर जो उसके ऊपर अटैचमेंट होती है सेप्टम की, जो एक बारीक सी झिल्ली है जिसका काम है कि आई को रिजुविनेटेड और प्लेन रखना, वो लूज हो जाती है। सो उसके पीछे जो फैट होती है वो इंक्रीज या डिक्रीज नहीं होती, बस बिकॉज ऑफ द लूजनेस ऑफ द सेप्टम वो सामने नजर आने लगती है और आई बैग्स बन जाते हैं, डार्क सर्कल्स बन जाते हैं, टीयर ट्रफ डिफॉर्मिटीज बन जाती हैं। उसकी वजह से आइज और चीक में एक इंटरफेस बनने लग जाता है, वो अलग-अलग नजर आने लगती हैं rather than one uniform flow। एंड इसी तरह हमारे जो मैलर पैड फैट्स हैं, बक्कल पैड फैट्स हैं, वो भी नीचे ढलक जाते हैं बिकॉज बोन का वॉल्यूम कम हो जाता है और फैट का अपना वॉल्यूम भी कम हो जाता है। एंड सो हमारा पहले जो फेस ऊपर टाइट और वॉल्यूम्ड होता है, नीचे कम होता है, इट स्टार्ट्स बिकमिंग मोर एंड मोर स्क्वायर। एंड हमारी चीक बोन्स लेस डिफाइन होने लगती हैं, बोथ बिकॉज ऑफ द लूजनेस ऑफ द मसल्स एज वेल एज बिकॉज ऑफ द बोन। एंड फाइनली इवन हमारा लिप जो है वो टाइम के साथ छोटा होने लगता है बिकॉज ढलक जाता है, नीचे चला जाता है। फाइनली लोअर फेस जो है उसमें लोअर लिप आता है, हमारी जॉ लाइन आती है, हमारी चिन आती है, सेंट्रल एंड साइड वाली नेक आती है। और ये जो है वर्स्ट साइन ऑफ एजिंग होता है, जिसके लिए सबसे ज़्यादा लोग सीक अटेंशन एंड सीक ट्रीटमेंट एंड दे वांट टू गेट रिड ऑफ इट एट एनी कॉस्ट। दे वांट अ शार्प जॉ लाइन। सो बेसिकली दीज आर द साइंस ऑफ एजिंग। I think सबसे important fact इसमें यह है कि we should make peace with it. We should make friends with aging, and rather than trying to get rid of it, trying to run away from it, we should walk with it. और उसके लिहाज से हम जब भी रिजुविनेशन करते हैं, वॉल्यूम बैलेंस करते हैं और लिफ्टिंग्स करते हैं, रिजल्ट्स आर far more natural, aesthetic and far more pleasing than अगर हम बस अंधाधुंध लाइंस ख़त्म होने के लिए और लिफ्टिंग के पीछे भागें। So देखा ये गया है and my own observation as well कि forehead आमतौर पर नॉन सर्जिकल वेज को बड़ा अच्छा रिस्पॉन्ड करता है। सो एज लॉन्ग एज पॉसिबल हम फिलर्स इंजेक्ट करके और बोटॉक्स के जरिए इसको लिफ्टेड अप रख सकते हैं, बट एक सर्टन स्टेज के बाद वी हैव टू डू सर्जरी। हमें ब्राउज को लिफ्ट करके एंकर करना पड़ता है एंड एक्स्ट्रा स्किन निकालनी पड़ती है टू कीप द आइज लुक ब्राइटर, बिगर एंड मोर ओपन एंड लेस टायर्ड। इसी तरह लोअर फेस में जब एक दफ़ा आई बैग्स डेवलप हो जाते हैं, जब वो अभी डेवलप हो रहे हैं तो हम फिलर से उसको बेटर कर सकते हैं, लिफ्टिंग टेक्निक से, कुछ थ्रेड से और कुछ वॉल्यूम ऐड करके चीक में हम उसको बेटर कर सकते हैं। बट एक दफ़ा आई बैग्स डेवलप हो गए एंड यू हैव अ प्रॉपर आई बैग, जिस तरह इवन आई हैव एन आई बैग, तो फिर उसके बाद देयर इज़ नो अदर ट्रीटमेंट बट टू सर्जिकली टाइटन द सेप्टम सो दैट आई का इंटरफेस बेटर हो जाए। मिड फेस ऑन द अदर हैंड इज लिटिल नॉन फॉरगिविंग, उसको लिफ्ट करना पड़ता है। वी कैन डू इट विद थ्रेड्स एंड अगर एजिंग मोर एडवांस्ड है और सिर्फ थ्रेड से काम नहीं चल रहा और वॉल्यूम ऐड करके भी नहीं चल रहा और हमें डर है कि हम बहुत ज़्यादा ओवर कर लेंगे इसको, तो बेसिकली वी हैव टू डू सर्जिकल लिफ्ट ऑफ द मिड फेस। उससे एडवांटेजेस ये आते हैं कि एक तो हमारी आइज भी रिजुविनेट हो जाती हैं, हमारी लाइंस बेहतर हो जाती हैं, बट द आइडिया इज नॉट टू गेट रिड ऑफ देम, जस्ट टू मेक देम सटल इनफ। फिलर इन केसेस में इज अ गुड ऑप्शन, बट फिलर का प्रॉब्लम यह है कि हमें लगता है कि फिलर 6 मंथ्स के बाद गायब हो जाता है, बट फिलर एक्चुअली 6 मंथ्स के बाद गायब होता नहीं है, वो वहीं रहता है, अपनी टेनासिटी लूज कर देता है बट एक गुई स्ट्रक्चर के फॉर्म में वहीं रहता है। सो जितनी दफ़ा हम रिपीटेडली फिलर करते चले जाते हैं वो वहीं रहता है और फाइनली वन फाइन डे जब हमारी स्किन थिन हो जाती है तो वो अपने आप को एक्सप्रेस करने लगता है इन द फॉर्म ऑफ दिस जेली लाइक मटीरियल एंड अ लिक्विफाइड सॉर्ट ऑफ अ फेस, जो कि हम बहुत सारे जो है सेलिब्रिटीज़ में देखते हैं आफ्टर लॉन्ग ड्यूरेशन ऑफ नॉन सर्जिकल ट्रीटमेंट्स। फाइनली लोअर फेस जो है वो सिर्फ और सिर्फ सर्जरी को रिस्पॉन्ड करता है। थ्रेड्स या कोई भी नॉन सर्जिकल वे इनको बहुत लंबे अरसे तक रिटेन नहीं रख सकता। वी हैव टू लिफ्ट एवरीथिंग अप एंड वी हैव टू फिक्स देम अप एट अ हायर पॉइंट। और उसमें स्किन का हार्डली कोई रोल है, स्किन का सिर्फ पर्पस एक्सपोजर है कि हम एक्सपोज करें और हम उसको सिर्फ और सिर्फ लूजली अप्रॉक्सिमेट कर लें। सो टाइटनिंग द स्किन इज नॉट अ गुड आइडिया। द एक्चुअल आइडिया इज कि जो डीपर मसल्स हैं जो कि हमारा ये जॉ लाइन बनाते हैं और नेक में हमारे वर्टिकली जाते हैं, हम उनको ऐसे स्ट्रॉन्गर पॉइंट्स के ऊपर एंकर कर दें सो दैट
they stay there और हमारे expressions भी change ना हो, and at the same time skin सिर्फ और सिर्फ re-draping के लिए use होती है. So these are basically एक rough मोटा idea of facial aging and how to think about it. What I want from my clients, from my patients, is to have a good understanding of what exactly is happening. Only then they can decide the optimum treatment. Okay, we live in an era of marketing. तो हमें तो गूगल पे बहुत कुछ मिल जाता है, हम ये भी कर सकते हैं, वो भी कर सकते हैं. But जब तक हम इसको properly understand नहीं करते, it gets a little difficult to make the right decision. And for that purpose, I think the best idea is to go to the person who's qualified for that rather than roaming around at different clinics, trying to get all the treatments that there are to be done. So this is all from my side. I hope this was informative. And I've tried, मैंने जो है समंदर को कूज़ में बंद करने की कोशिश की. There is much more to it about the aging of the face and how to control it. But this should give you a rough idea how to think about it. Thank you so much.